everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसमें डिलीटेड हैं, ठीक है, बहुत ही कम हम लोगों को पढ़ना है। तो सिर्फ EMI क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फराडे के लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट आखिरकार क्या होता है, देन सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिरकार क्या होता है, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई भी एरिया है तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर मेरे पास कोई एरिया है तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, क्या उसका नंबर है, दैट इज बेसिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे हमने कहा E वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और हमारा एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको पता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि A वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ना। अगर कोई भी हमारे पास सरफेस इस तरीके से है तो आपको पता है उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा एरिया वेक्टर आता है, यानी कि ये होगा हमारा एरिया वेक्टर, है ना। तो हमें देखना है कि एंगल आखिरकार क्या बन रहा होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, BA cos थीटा आता है। अगर थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री, है ना, तो उस केस में cos 90 जीरो होगा, यानी कि फ्लक्स भी जीरो होगा। देखो अगर सरफेस ऐसे है, ठीक है, सरफेस ऐसे है तो इस सरफेस के तो भले ही पैरेलल जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट जब इसका एरिया वेक्टर में देखूंगी तो एरिया वेक्टर तो क्या है, हमने कहा उस एरिया के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर। तो एंगल कितना बन गया मुझे बताना, 90 डिग्री का बन गया ना। तो यहाँ पे cos 90 जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सॉरी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास ही नहीं कर पाएगी ना। तो विच मीन्स फ्लक्स ऑटोमेटिकली क्या है, जीरो है। अगर मान लो मेरा एरिया जो है इस तरीके से है तो इस केस में एरिया वेक्टर यहाँ को होगा। एरिया वेक्टर अगर इधर को है, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे जो प्लेन है उस एरिया का दैट इज परपेंडिकुलर टू दी फील्ड, है ना। देखो फील्ड इस डायरेक्शन में है पर एरिया ऐसे रखी हुई है, पर एरिया वेक्टर हमें देखना है, हमें एरिया वेक्टर से मतलब है। एरिया वेक्टर और जो B वेक्टर है वो तो आपस में कैसे हैं, वो तो आपस में पैरेलल हैं, यानी कि थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, तो B इंटू A होगा, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। सो दैट इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम जो हमारा कॉन्सेप्ट था हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था, सेम वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हमारा एरिया है। अब मान लो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ एंगल बना रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो एरिया वेक्टर यहाँ को है, तो ये जो भी एंगल बनाएगा, अब ये 60 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है, वो हम फिर यहाँ पे पुट कर लेंगे और हमारा फ्लक्स जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फाई इक्वल्स टू B इंटू A हमारा फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है वेबर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर से B की यूनिट क्या आ जाती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ जाती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्लक्स लगेगा जब हमने कहा एरिया वेक्टर भी यहीं को है और मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं को है, सो थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री। यहाँ पे देखो अगर एरिया ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, मिनिमम, यानी कि 0 होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे देखो एक सर्टेन एंगल पे है, एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सो दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमने कहा BA cos थीटा, और ये थीटा जो भी होगा फिर हम देख लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिरकार क्या होता है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा है ना। हमने कहा कोई चार्ज्ड बॉडी को आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हो तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है। वैसे ही हमने मैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ लिया। हमने कहा कोई भी अगर नॉन मैग्नेटिक बॉडी है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, बट आपने उसको रख दिया है एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो उसमें भी इंड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि यहाँ पे कुछ करंट से रिलेटेड भी होगा और हमारे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड भी होगा, तो वैसा ही होता है। अगर हम एक कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें, ठीक है, ये नहीं कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें अगर हम, तो उस केस में ये जो कॉइल है इसमें एक इंड्यूस्ड
करंट डेवलप होता है, और इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसमें डेवलप हो जाएगा। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब देखो हम फ्लक्स को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको जब मैं पास लेके आऊंगी, इस कॉइल के पास लेके आ रही हूं ना, मतलब मैं मूव करा रही हूं, तो क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉइल के साथ लिंक होंगी उसका नंबर बढ़ेगा ना जब मैं इसको पास लेके आ रही हूं। तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, विच मींस जब मैं इसको इधर को मूव करा रही हूं सो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर मान लो अब वापस से मैं क्या करूं, इसको मैं दूर लेके चले जाऊं तो भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, बेसिकली चेंज होना चाहिए, है ना। तो उसी केस में इस कॉइल में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इसी को ईएमआई हमने कह दिया। अगर मान लो आप मूव नहीं करा रहे हो, यहां पे देखो आपने इसको मूव नहीं कराया, बस ऐसे ही रख दिया है, बस ऐसे ही रख दिया, तो ऑब्वियसली आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक होंगी, विच मींस यहां पे भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा, फाई तो होगा। पर क्या ये फाई चेंज हो रहा है? नहीं, फाई चेंज नहीं हो रहा है, फाई है बट फाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो क्या इस केस में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा? नहीं। तो यहाँ पे इस कॉइल के थ्रू कोई करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर जब आप यहाँ पे लगाओगे तो आप देखोगे कि इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन क्या होगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो जब हम इस मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसको जब हम पास लेके आ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, पास लेके आ रहे हैं तो ये इसको पास नहीं आने देती है, ठीक है। अगर मान लो नॉर्थ पोल को आप पास लेके आ रहे हो तो ये क्या करेगी, इसको रेपेल करने की कोशिश करेगी, दूर भगाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये इसको रेपेल कर रही है, तो यहाँ पे यानी कि रेपेल करने के लिए नॉर्थ पोल बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस साइड पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम सोलेनॉइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास साउथ पोल होता, साउथ पोल को मैं पास लेके आती तो ये इसको पास नहीं आने देगा, ठीक है, तो विच मींस यहाँ पे साउथ बना देगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब दूसरे तरीके से हम देखें, अब ये ही है मेरे पास, ठीक है, नॉर्थ पोल ही है इस साइड पर, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको दूर लेके जा रही हूँ, तो बहुत टॉक्सिक है ये, अब ये दूर जा रहा है तो ये इसको दूर भी नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। अगर ये दूर नहीं जाने देगा तो इसको विच मींस ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के लिए ये यहाँ पे क्या बना देगा, साउथ पोल, यानी कि अगर ये पास आ रहा है तो पास नहीं आने दे रहा, तो नॉर्थ पोल बना दिया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। अगर ये दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने दे रहा है, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बना दे रहा है, साउथ पोल, विच मींस अब इस बारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगा, विच मींस ये जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करती है इस मैग्नेट पे ही, है ना, कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, इसको पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो तो ये पास नहीं आने देगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे पोल जो है सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं, और अगर ये दूर जाएगा तो इसको दूर भी नहीं जाने देगा, तो ये ऑपोजिट पोल यहाँ पे बना देगा, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक जो फंडा है हमारा ईएमआई का वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं है क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप मूव करा रहे हो, या तो आप पास लेके आ रहे हो या फिर आप दूर लेके जा रहे हो। नॉर्थ को जब मैं पास लेके आ रही हूँ तो मैंने कहा पास नहीं आने देगा, तो देखो यहाँ पे नॉर्थ बना दिया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। फिर इधर पे देखो हम दूर लेके जा रहे हैं, दूर भी नहीं जाने दे रहा, तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए साउथ पोल बना दिया, यानी कि यहाँ पे इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। अकॉर्डिंगली हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो ईएमआई क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगर आपने लिख दिया ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स तो गलत हो गई वो बात, है ना, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब हमारे पास ईएमआई के ही दो लॉज हैं फैराडे के। तो सबसे पहला लॉ तो यही है, हमने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे किसी कॉइल के अराउंड तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ईएमआई कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा डेवलप हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ रेट चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स।
सिर्फ फाई लिखा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। रेट चेंज की मैं बात कर रही हूं तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, डी फाई बाई डी टी। और रेट चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। एन का बेसिकली मतलब क्या है, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस कॉइल में वो आप यहाँ पे पुट कर दो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है उसमें तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल करके, ऐसे भी लिख सकते हो, सबका मतलब क्या है, रेट चेंज ही है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि हमने क्या कहा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये हमेशा इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को चूज करेगा कि अपने कॉज ऑफ जनरेशन को ये अपोज करे, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, बस अपने कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करेगा। अब मुझे पता है कंफ्यूजन हो रही होगी, है ना, तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा हम दूर करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लेंस लॉ समझते हैं। यहां पर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, देखो हमने कहा इस नॉर्थ को हम पास लेके आए, तो हमने कहा पास नहीं आने दे रहा, नॉर्थ बना दे रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हमने कहा अब नॉर्थ को हम दूर लेके जा रहे हैं तो ये इसको दूर भी नहीं जाने दे रहा, तो यहाँ पे साउथ बना दे रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। तो लेंस लॉ हमें यही बता रहा है जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होगी दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, ठीक है। लेंस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड ऑन एनी कॉइल ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन, ठीक है। आप ये नहीं लिखोगे कि इट ऑलवेज अपोजेस या हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नहीं, वो अपनी डायरेक्शन को चूज करेगा खुद। देखो यहाँ पे इसने चूज करा कि भाई ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, यहाँ इसने चूज करा कि एंटी क्लॉकवाइज ये फ्लो करेगा, है ना। तो उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होगी कि ये क्या करे, जिस भी चीज की वजह से जनरेट हुआ है, यहाँ पे किस चीज की वजह से जनरेट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ना। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो वो बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर वो घट रहा है तो उसको घटने भी नहीं दे रहा है। तो बेसिकली जो भी उसका कॉज ऑफ जनरेशन है उसको ये अपोज करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, चल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शन देखते हैं, यहाँ पे से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बैटरी ले लेते हैं। बेसिकली ये जो वोल्टेज है ये वेरिएबल होनी चाहिए, वोल्टेज आप चेंज कर सको ताकि आपका जो करंट है वो भी चेंज हो। तो आप यहाँ पे एक एसी सोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। एसी सोर्स लोगे तो आपको पता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। तो सेल्फ इंडक्शन समझने के लिए एसी सोर्स बहुत ही बढ़िया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, देखो सेल्फ इंडक्शन यानी कि जिस कॉइल के थ्रू मैं करंट पास कराऊंगी उसी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसी के थ्रू हमें इंड्यूस्ड करंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन खुद में है ना, एक ही कॉइल है उसी में सब कुछ हो रहा है। तो देखो ये हमने एक सोलेनॉइड ले लिया है, हमने ये कॉइल ले ली है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमने एसी सोर्स से मान लो कनेक्ट करा रखा है, तो आपको पता है जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होगी। एसी का ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो जो हमारा करंट है वो पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर घटेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर घटेगा, ऐसा ही होता है एसी में। तो देखो क्या हुआ, एसी सोर्स से मान लो मैंने कनेक्ट कराया, तो क्या है, करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, पीक तक जा रहा है, यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू अगर चेंज होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, यानी कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, ठीक है। हमने कहा करंट चेंज हुआ तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल के अराउंड वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अब अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, हमने ईएमआई पढ़ा। हमने कहा अगर इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो विच मीन्स ये जो हमारी कॉइल है इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अब क्या उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस मेन करंट के ऑपोजिट होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, यही तो हमें समझना है, ठीक है। हमने क्या कहा, जो ये इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि अपने कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करे, यानी कि अगर मेरा करंट बढ़ रहा है तो ये बढ़ने नहीं देगा, तो यानी कि ये जो इंड्यूस करंट है ये मेन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा।
अब देखो हमने क्या करा, अब करंट की वैल्यू घट रही है, देखो पीक तक गई, अब करंट की वैल्यू क्या हो गई, देखो घट रही है। अब करंट घट रहा है, तो करंट घट रहा है यानी कि करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट तो फिर से आएगा। पर इस केस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस केस में जिस वजह से ये जनरेट हुआ, किस वजह से, मेन करंट की वजह से ही तो ये इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है ना। तो अब क्या होगा, अब ये इस मेन करंट की ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मेन करंट घटना चाह रहा है ना, तो ये इसको घटने नहीं देगा। अगर ये इसको नहीं घटने देगा तो इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा ना। समझे बात, यही हमें ईएमआई बताना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इस मेन करंट के ऑपोजिट ही इंड्यूस करंट होगा, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, बस उसका काम यह है कि भाई अगर ये बढ़ रहा है इसको मुझे बढ़ने नहीं देना है, अगर ये घट रहा है तो मुझे इसको घटने नहीं देना है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम देख लो और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेन करंट, ये जो आई है मेरा, जो मेन करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर हम मेन करंट को बढ़ा रहे हैं, हमने कहा बढ़ने नहीं देगा इसको, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। अब मेन करंट बेचारा घट रहा है तो इसको घटने भी नहीं देगा, अगर घटने नहीं देगा तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बढ़ाएगा कैसे, जब खुद उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखो मेन करंट की डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस्ड करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। यही हमको लेंज लॉ भी बता रहा है। तो आई होप यार आपको अब बेहतर तरीके से लेंज लॉ समझ में आ गया होगा। एंड ये जो लेंज लॉ है ना, दिस इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ऐसा कैसे, तो देखो अगर हम इसको पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल को मैं पास लेके गई, और यहाँ पे अगर साउथ पोल ही बन जाए, साउथ पोल ही अगर यहाँ बन जाए, तो मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिकल वर्क करना ही नहीं पड़ा ना, मुझे कुछ मैकेनिकल वर्क करना ही नहीं पड़ा। तो आखिरकार इसमें ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इट इज बेसिकली एनर्जी ना। ईएमएफ का फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे तो क्या होता है, हमने डिफाइन कर रखा है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी तो स्टोर हो रही है ना, यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है। तो अगर ये ऑटोमेटिकली यहाँ अट्रैक्ट हो जाता, ये इसको रिपेल नहीं करता, ऑपोजिट डायरेक्शन अगर ये चूज नहीं करता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में मुझे कुछ मैकेनिकल वर्क ही नहीं करना पड़ा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट कर देता ना। बट लेंज लॉ ने क्या कहा, लेंज लॉ ने ये कहा कि इसकी डायरेक्शन, ये जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि अपने कॉज ऑफ जनरेशन को हमेशा अपोज करेगा, ताकि ये जो मैं मैकेनिकल वर्क कर रही हूं एक्स्ट्रा, देखो ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल करने की कोशिश, तो मैं जबरदस्ती पास लेके जा रही हूँ ना, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। यही जो एक्स्ट्रा मैकेनिकल वर्क डन है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस एनर्जी जो कि इस कॉइल में स्टोर हो रही है। इसीलिए ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। सिमिलरली देखो, जब मैं इसको दूर लेके जा रही हूं, ठीक है, मैं इसको दूर लेके जा रही हूं, तो इस केस में क्या हो रहा है, उस केस में भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तभी भी तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। अगर मैं इसको दूर लेके जाती और यहाँ पे नॉर्थ बनता, तो ये तो खुद ही रिपेल कर रहे हैं, तो मुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ा, मुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ा, ये तो खुद ही क्या हो गया, दूर दूर भाग गया। पर नहीं, इसने चालाकी दिखाई, इसने यहाँ साउथ पोल बना दिया ताकि इसको अट्रैक्ट करे। तो अब इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट मुझे काम करना है। यहाँ पे पास लेके जा रही थी ना, तो ये इसको रिपेल कर रहा था, तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे काम करना था। अब मैं दूर लेके जा रही हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट करने लग गया, तो इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट मुझे काम करना है। आई होप यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा, हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, phi equals to B into A, यानी कि कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है हमारे जो भी हमारा एरिया है कॉइल का उसके साथ, ठीक है। फिर हमने कहा ईएमआई क्या होता है, तो ईएमआई हमने कहा जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने फैराडे के 2 लॉस पढ़ लिए। फिर हमने कहा ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आ गया, तो हमने कहा लेंज लॉ फॉलो होना चाहिए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या बता रहा है, हमने कहा डायरेक्शन ही बता रहा है, ये हमने पढ़ लिया। सेल्फ इंडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन एनी करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल देन ड्यू टू द चेंज इन द करंट देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमने कहा एक इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और हमने कहा इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होगी कि इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, ठीक है। यानी कि अगर करंट बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं देगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, अगर करंट घट रहा है, घटने नहीं देगा तो सेम डायरेक्शन में फ्लो होने
लग जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो बेसिकली जो मेन करंट है मेरा वो मैंने कहा I है, तो ये जो फ्लक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो फ्लक्स है ये इस करंट पे, ये मेन करंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है, तो phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। अब आपको पता है कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, n phi हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है विच इज L, तो L हो गया यहाँ पे n phi अपॉन I। ठीक है, L क्या है हमारा, L है सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ कॉइल, या फिर इसको सिंपली हम कहते हैं इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी कॉइल ले रखी है तो कॉइल के लिए जब हम उसके इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल हो चाहे वो सेल्फ हो, यूनिट क्या आती है हमारे पास, हेनरी आती है। ठीक है, H, तो ये एक हमारा फॉर्मूला यहां पर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब अभी जस्ट हमने पढ़ा फराडे के सेकेंड लॉ से E इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस डेल एन फाई अपॉन डेल टी, है ना। और अभी जस्ट हमने पढ़ लिया कि ये जो एन फाई है दिस इज इक्वल्स टू एल आई, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एल आई अपॉन डेल टी, तो एल बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया डेल आई अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे से देखो क्या आया, E इक्वल्स टू माइनस एल डेल आई अपॉन डेल टी, यानी कि ये जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या लिख दिया, इंड्यूस्ड, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव रेट चेंज ऑफ करंट, क्योंकि जितना करंट मैं चेंज करूंगी उतना ही मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी पे तो डिपेंड कर रहा है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या कितना इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, तो एक और ये वाली चीज भी यहाँ पर से हमें पता चल गई। फिर आ जाते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड पे, इसका डेरिवेशन भी कई बार आ जाता है और ये फॉर्मूला भी आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक सोलेनॉइड ले ली, सोलेनॉइड क्या है ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी लेंथ हमने ले रखी है L और इसकी एरिया हमने ले रखी है A। ठीक है, स्मॉल n आपको जहां भी दिखेगा ना ये होती है नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि कैपिटल N अपॉन L ये होता है। कैपिटल N क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कैपिटल N है, और स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जैसे मान लो एक यूनिट लेंथ मैंने इतनी ले ली, तो इसमें कितने टर्न्स हैं वो नंबर डेंसिटी कहलाती है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, और कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है बच्चों को, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि फाई क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, B इंटू ए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NBA हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कैपिटल N की वैल्यू हमने कहा क्या है, स्मॉल n इंटू एल, जस्ट अभी देखा पुट कर दिया, और ये वैल्यू आपको एज इट इज लर्न करनी है। जब हम एक कॉइल की बात कर रहे हैं, एक सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, म्यू नॉट n इंटू आई, और स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी, I क्या है जो करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया, ए हमारी एरिया है हमने पुट कर दी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे म्यू नॉट, ये n का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो n स्क्वायर पुट कर दिया, I इंटू एल इंटू ए। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, हमें तो सेल्फ इंडक्शन चाहिए है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला चाहिए है, जो L अभी हमने जस्ट देखा था उसका फॉर्मूला चाहिए। तो L क्या होता है, L भी अभी हमने देखा, L होता है हमारा फाई अपॉन I, यहाँ पे से देखो फाई इक्वल्स टू एल आई है, तो L इक्वल्स टू क्या है, फाई अपॉन I। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा, तो L इक्वल्स टू फाई अपॉन I आ गया, फाई की वैल्यू तो मैंने निकाल दी थी ना, तो इसको डिवाइड कर दो I से, तो ये I और I कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, देखो म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए। अगर आपको नंबर डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, यहाँ पे n क्या है, कैपिटल N अपॉन L, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ये कट जाएगा, यहाँ पे एक L बचेगा, तो ये फॉर्मूला उस केस में हो जाएगा। अब यहाँ पे से हमें क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम उसका सेल्फ इंडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है वैसे जिसका हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, यहीं पर से आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। कैपिटल N क्या है, याद रखना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ पे। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ जाते हैं
हम म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल का मतलब दो कुछ होंगे, है ना, इसकी वजह से यहाँ कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम दो कॉइल्स पढ़ेंगे। अभी तो हमने सेल्फ इंडक्शन कहा तो एक ही कॉइल थी, उसी में करंट चेंज हो रहा है, उसी में फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी में फिर इंड्यूस करंट आ रहा है। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं मेन हमारे सोर्स से, करंट सोर्स से, जैसे कि हमने एसी सोर्सेस को कनेक्ट करा दिया, ठीक है। यहां पे करंट चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, जिसकी वजह से हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हम जो दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, इसको भी एकदम पास में रखते हैं प्राइमरी कॉइल के, ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज यहाँ पे हो रहा है वही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज यहाँ पर भी हो, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें आता है इंड्यूस्ड करंट, तो इसको हमने क्या कह दिया, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, एक में हम करंट चेंज करा रहे हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो दूसरे में क्या हो रहा है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ जा रहा है। समझ में आया, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो बस यही डेफिनेशन है, और तो कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा इसमें आ रहा है इंड्यूस्ड करंट, तो यानी कि यहां पे जो भी इंड्यूस्ड करंट आएगा वो डिपेंड करेगा ना इसके फ्लक्स पे, वो डिपेंड करेगा इसके फ्लक्स पे। तो अभी हमने एक चीज लिखी थी कि जो हमारा फ्लक्स चेंज है, जो हमारा फ्लक्स चेंज है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, हमने कहा करंट पे, और ये करंट इंड्यूस्ड करंट नहीं है, ये क्या है, ये हमारा मेन करंट है ना। तो जो भी फ्लक्स चेंज है वो तो मेन करंट की वजह से ही हो रहा है ना, तो हमने ये चीज कही थी, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, क्यों, 2 का मतलब समझ गए हो ना, सेकेंडरी कॉइल है, 1 का मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल है। तो बात तो यही हो रही है ना, हमने यही तो कहा कि N phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहां भी यही कह रहे हैं, पर यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है वो किस पे देख रहे हैं, हम सेकेंडरी कॉइल पे देख रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, ठीक है। तो हमने सेकेंडरी की बात कर दी, तो N2 लिख दिया, यहाँ पे phi2 लिख दिया। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, मेन करंट पे, और मेन करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, प्राइमरी कॉइल के थ्रू, तो यहाँ पे आ गया I1, ठीक है। तो बस देखो N2 phi2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाता है, M आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो M क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, या फिर इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द कॉइल, यूनिट इसकी भी वही है, हेनरी, ठीक है। फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आएंगे। अब अगेन देखो E2 आ गया, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड करंट है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये किस में आ रहा है, हमने कहा सेकेंडरी में, तो E2 इक्वल्स टू माइनस N2 del phi2 अपॉन del t। N2 phi2 के जगह पे हमने कहा ये Mi हम पुट कर सकते हैं, तो हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे से हमें क्या पता चल रहा है, देखो E2 इक्वल्स टू माइनस M del I1 अपॉन del t। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, या ये जो इंड्यूस्ड करंट है इन दी सेकेंडरी कॉइल, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है जो हमारा मेन करंट फ्लो हो रहा है इन दी प्राइमरी कॉइल। और माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमेशा इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि ये इस करंट की डायरेक्शन को अपोज करेगा, मतलब वही चीज, अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ पे करंट को बढ़ा दिया तो ये बढ़ने नहीं देगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर करंट को घटा दिया तो करंट को घटने भी नहीं देगा, तो विच मीन्स ये उसी की डायरेक्शन में फिर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज का हम लोग आगे भी यूज करते हैं, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, इसीलिए अभी ही समझ लो, इसका हम अभी यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। चलो, तो ये हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ठीक है। सो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस क्यों लिख दिया है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे ना, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ओनली, तो इसको जरा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो अभी देखो हमने क्या कहा, हमने कहा M इक्वल्स टू N2 phi2 अपॉन I1, जस्ट अभी लिखा था, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये जो हमारा फ्लक्स है ये हम कैसे निकालेंगे, ये जो phi2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा B इंटू ए, तो B इंटू ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। B अभी हमने देखा क्या होता है, म्यू नॉट NI, पर यहाँ पे स्मॉल n किसका है, फर्स्ट वाली, यानी कि प्राइमरी कॉइल का, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में ही तो
फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, वही फ्लक्स किस में आ रहा है, वही फ्लक्स हमारी सेकेंडरी कॉइल में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया N1 और करंट भी किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, प्राइमरी के थ्रू, इसीलिए यहाँ पे I1 आ गया और इनटू A, क्योंकि एरिया तो यहाँ पे है ही। तो phi2 के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। और नीचे आ गया I1, तो I1 से I1 ये डायरेक्टली कट गया, तो M क्या आ गया हमारे पास, N2 इंटू L। क्यों, क्योंकि यहाँ पे N2 आया ना, और अभी हमने देखा N क्या होता है, कैपिटल N, स्मॉल n इंटू L। तो N2 की मैं बात करूंगी तो ये आ जाएगा N2 इंटू L, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अल्टीमेटली दिस विल बिकम म्यू नॉट N1 N2 को साथ लिख दो, फिर आ गया L और फिर आ गया A। एक तो मेरा ये फॉर्मूला है, ये तब यूज करेंगे जब हमें नंबर डेंसिटी गिवन है अगेन, है ना। और हमें पता है, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा कि इसके जगह पे मैं N1 अपॉन L लिख सकती हूँ, बेसिकली लेंथ हम दोनों की ही सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे N2 के जगह पे N2 अपॉन L में लिख सकती हूँ, इंटू L इंटू A। तो ये एक L से एक L कट गया, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 इंटू A अपॉन L। तो ये फॉर्मूला जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तब, और यहाँ पे से भी हमें पता चल रहा है जो M है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल l के, यानी कि लेंथ के, ठीक है। जो भी लेंथ आपने कॉइल्स की ले रखी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा M भी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर जो इंडक्टर्स हैं उनका हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला आता है। तो सीरीज के केस में जो हम रेजिस्टर्स की बात करते हैं ना, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आता है, ठीक है। हमने एक तो देखो रेजिस्टर्स पढ़े हैं, फिर हमने कैपेसिटर्स भी पढ़े, अब हम इंडक्टर्स देख रहे हैं। इंडक्टर्स क्या है, बेसिकली कॉइल्स ही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीन जो हमारे इंडक्टर्स हैं इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने सीरीज में लगा दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके थ्रू फ्लक्स कुछ अलग होगा, इसके थ्रू फ्लक्स कुछ अलग होगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो कुछ अलग होगा, क्योंकि ये सीरीज में एडेड है। तो टोटल फ्लक्स मुझे कैसे मिलेगा, सबको ऐड करके। अभी हमने देखा फाई इक्वल्स टू क्या है, L इंटू आई, है ना। तो L इंटू आई यहाँ पे आप पुट कर दो। यहाँ पे करंट तो सेम रहेगा ना, क्योंकि ये सीरीज में एडेड है, पर सबका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो तो अलग अलग होगा। तो इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। सो जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, सो जो टोटल इंडक्टेंस आ रही है वो तीनों की जो इंडिविजुअल इंडक्टेंस है उनको डायरेक्टली ऐड करके आ रही है, ठीक है। अब पैरेलल में हमने जोड़ दिया, तो हमने कहा पैरेलल में करंट अलग अलग है ना, करंट अलग अलग है। यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे I3। तो करंट टोटल कैसे मिलेगा, I1 I2 I3 को ऐड करके। अब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो गया देखो, di1 अपॉन dt, सिमिलरली di2 अपॉन dt एंड सो ऑन। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस L di बाई dt। तो अगर मुझे di बाई dt चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, E अपॉन माइनस L, जिसको मैं माइनस E अपॉन L भी लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे से अगर मुझे पैरेलल में मैंने जोड़ा है और पैरेलल में मुझे चाहिए इनकी टोटल इंडक्टेंस, तो मैं कैसे निकालूंगी, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। यानी कि जो पैरेलल में फॉर्मूला होता है रेजिस्टर्स का, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो ये पूरा डेरिवेशन भी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, यही हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, मोशनल यानी कुछ तो मोशन हो रहा होगा। तो मोशन तो बिल्कुल यहाँ पे होता है। देखो, हमने कोई भी रॉड ले ली है, कोई भी हमने वायर ले ली है, जिसको हम मूव करा रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, इसको हम मूव करा रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस रॉड के अंदर, है ना। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, ठीक है। और सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा के एक ही साइड पे एक्यूमुलेट कर देता है। मान लो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इस मैग्नेटिक फील्ड में ने क्या करा, इसमें फोर्स लगाया और फोर्स लगा के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अब मुझे जरा बताना, ये कंडक्टर है, यानी कि मान लो मेटल है, तो अगर ये मेटल है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इस साइड पे होंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा ना, एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। यही पोटेंशियल को तो हम क्या कह रहे हैं, ईएमएफ। तो एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जा रहा है जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम एक कंडक्टर को मूव करा रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
व्हेन अ कंडक्टर, जैसे कोई रॉड ले सकते हो आप, कोई वायर ले सकते हो, इसको आप मूव कराते हो इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने कहा उसमें क्या है, चार्जेस हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की ही हम बात करते हैं मेजरली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो हमने कहा ये फोर्स जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो जाता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, मोशनल ईएमएफ। स्टेप वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले रॉड को आपने मूव कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव करने लगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, उसने एक फोर्स लगाया इन इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ पुश हो गए। हमने कहा मान लो ऊपर पे चले गए सारे, तो यानी कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। बेसिकली जहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आती है, पोटेंशियल आती है, पोटेंशियल आता है ना। तो बस यहाँ पे भी डेवलप हो गया, इसी को हमने क्या कह दिया, मोशनल ईएमएफ कह दिया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनमें कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जो कि क्यूई होता है, हमें पता है। इनमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, हमने कहा, और कितना होता है ये भी हमने पढ़ा है, क्यूवी भी। तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, क्यू से क्यू कट गया। अब यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल्स टू V अपॉन डी, याद है कि नहीं, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन पढ़ा था। मैंने कहा था इसका बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे D बेसिकली लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर को आप मूव करा रहे हो उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे V बाय एल पुट कर दो, तो V बाय एल आ गया इक्वल्स टू VB। तो ये कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल, यही है हमारा मोशनल ईएमएफ। तो ये कितना आ गया, BVL करके आप लर्न कर सकते हो, जैसे मुझे तो BVL करके ही लर्न है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, BVL, जहां पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे भी आप मूव करा रहे हो उस रॉड को, और हमारे पास V क्या है, जिस वेलोसिटी से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और L क्या है, लेंथ है उस कंडक्टर की, उस वायर की, जिसको भी आप मूव करा रहे होगे, ठीक है। तो बस ये है हमारा मोशनल ईएमएफ, आखिरी टॉपिक था यहाँ पे, ठीक है। ये जितने टॉपिक्स हैं सारे हमने कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे से डेफिनेटली पूछा जाता है ईएमएफ वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी कि लेंज लॉ जो है वो आखिरकार कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस्ड है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फराडे के लॉ है, लेंस का लॉ है, उसको एक्सप्लेन कर दो, ये आ जाता है, ठीक है। मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। कई बार लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाती है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर से आएंगे, और बेसिक बाकी तो सारी थ्योरी है जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है नहीं, तो अच्छे तरीके से पढ़ना। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ओके, बाय बाय।